हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए देखते हैं, आज बात करते हैं हम टीकाकरण कार्ड की, मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड की, जिसे आम भाषा में टीकाकरण कार्ड भी कहते हैं। लेकिन यह कार्ड केवल एक टीकाकरण कार्ड नहीं है। इस कार्ड के अंदर छुपी हुई है बहुत सारी जानकारियाँ। 16 पेज का ये कार्ड, 16 पेज होते हैं इस कार्ड के अंदर। 16 पेज का ये कार्ड बच्चे के जन्म से लेके बच्चे के विकसित होने 3 साल तक विकसित होने तक की पूरी जानकारी रखता है। और साथ में जब गर्भवती होती है माता, तो उसकी जानकारी भी ये कार्ड रखता है। काफ़ी विस्तृत होता है ये कार्ड। एक छोटी सी झलक देखते हैं इस कार्ड की। देखिए, इस तरह से काफ़ी विस्तृत कार्ड होता है, टीकाकरण, ग्रोथ, डेवलपमेंट। तो आइए बात करते हैं सारे पहलुओं पर वन बाय वन। हम ले लेते हैं यहाँ कार्ड का पहला पेज। आपके पास यदि कार्ड है तो आप भी इसको सामने रखिए और डिस्कस करते हैं कैसे इस कार्ड को फिल किया जाता है, और जो आम पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, वो कैसे इस कार्ड के थ्रू सारी जानकारियाँ ले सकती है कि गर्भवती माता के लिए, बच्चे के लिए, क्या उनका बच्चा सही से ग्रोथ कर रहा है, डेवलप कर रहा है या नहीं। तो देखिए, जैसे कि कार्ड का पहला पेज बताता है कि इसमें फॉर्मल डिटेल्स भरी हुई है। सारी फॉर्मल डिटेल, आधार कार्ड संख्या, बैंक खाता, माँ का नाम, पिता का नाम, एज, एड्रेस, माँ का एमसीटीएस आईडी। एमसीटीएस आईडी मैटरनल चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम आईडी होता है, जिसके थ्रू सारे जो प्रेगनेंसी का वर्क है वो किया जाता है। देन आगे बढ़ते हैं, अंतिम मासिक चक्र की तिथि। यहाँ एलएमपी की बात हो रही है, प्रसव की संभावित तिथि। एलएमपी में 9 महीने और 7 दिन जोड़ने पर प्रसव की संभावित तिथि निकल के आती है। कुल गर्भ, पहले जीवित जन्मों का बच्चा संख्या, कुल स्त्री गर्भवती कितनी बार हुई है और पहले कितने बच्चे जीवित हैं। उसके बाद में पिछला प्रसव कहाँ कराया गया है, संस्थानीय घर। मौजूदा प्रसव कहाँ कराएंगे, संस्थानीय घर। मोबाइल नंबर, जेएसवाई भुगतान। जेएसवाई भुगतान जननी सुरक्षा योजना की बात है यहाँ पर। जननी सुरक्षा योजना का एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, काफ़ी विस्तृत है ये जननी सुरक्षा योजना का टॉपिक। आप अपनी आशा डायरी में भी इसका डिटेल चेक कर सकते हैं। देन जन्म का विवरण, देन संस्थान का परिचय, और ये नीचे लिखा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का कार्ड है। तो ये थी फॉर्मल डिटेल्स। आगे बढ़ते हैं इनके बाद में। गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच अनिवार्य है। पेज नंबर 2 को थोड़ा सा जूम करके और देखते हैं क्या कह रहा है पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ है कि अब एएनसी जो है, एंटीनेटल पीरियड, गर्भकाल का समय, जो 9 महीने होते हैं, उसमें क्या क्या करना है। पहला, पंजीकरण। पंजीकरण का मतलब हमें कार्ड पे एमसीटीएस नंबर चढ़वाना है। उसके बाद में पंजीकरण के बाद में जांचें करवानी है। तो पंजीकरण के बाद में कम से कम 3 प्रसव पूर्व जांचें अवश्य करवाएं। उसके बाद में प्रत्येक जांच में रक्तदाब, रक्त व पेशाब की जांच अवश्य करवाएं। उसके बाद में आती है वजन। वजन के लिए प्रत्येक जांच के समय अपना वजन अवश्य करवाएं। गर्भावस्था में कम से कम 10 से 12 किलो का वजन बढ़ना चाहिए। पूरे गर्भकाल में, पूरे 9 महीने में एक स्त्री का 10 से 12 किलो वजन बढ़ता है। और गर्भावस्था के अंतिम 6 महीनों में हर महीने 1-1 किलो वजन अवश्य बढ़ना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं टिटनेस टॉक्साइड के टीके की। टिटनेस टॉक्साइड के 2 टीके लगाए जाते हैं गर्भकाल में। पहला टीका जैसे ही गर्भकाल का पता चलता है, गर्भावस्था का पता चलता है तब, और दूसरा टीका उसके 1 महीने के बाद में। लेकिन जिन गर्भवती माताओं को 2 साल से पहले या 2 साल में डिलीवरी हुई होती है, तो उस केस में सिर्फ एक ही बूस्टर डोज लगाया जाता है। फिर उसके बाद आती है आयरन की गोलियाँ, जो कि खून की कमी को, हीमोग्लोबिन की कमी को, आयरन की कमी को दूर करती है। कम से कम 6 महीने तक आयरन फॉलिक एसिड की गोली खाएं। कुल मिला के 180 गोली प्रसव पूर्व और 180 गोली प्रसव के बाद में जरूरी खाएं। हमारे देश में महिलाएं ज़्यादातर प्रसव के बाद में गोलियां नहीं खाती है, तो जो प्रसव के बाद में गोलियां भी खाना आवश्यक होता है, क्योंकि जो डिलीवरी के टाइम पे ब्लड लॉस होता है उसको ये पूर्ति करती है। गर्भावस्था के दौरान देखभाल। गर्भावस्था के दौरान देखभाल में आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करें। जैसे कि गर्भकाल में अलग अलग पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका सेवन करना चाहिए। भोजन में 1/4 हिस्सा और बढ़ा लें। जितना गर्भवती माता खाती है उसमें 1/4 हिस्सा और बढ़ा लें। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों से कुछ पोषक आहार मिलता है, तो आप वो पोषाहार भी ले सकते हैं
जो गर्भवती स्त्री के अनुसार आता है। दिन में कम से कम 2 घंटे का आराम करें, रात्रि में 8 घंटे का आराम करें और आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करें। अब आते हैं बात प्रसव पूर्व देखभाल की। प्रसव पूर्व क्या क्या देखभाल की जाए, यानी प्रेगनेंसी टाइम में किन किन चीज़ों की देखरेख की जाए। तो पहला, पूर्व गर्भावस्था में प्रसूति संबंधित जटिलता। यदि पहले प्रसव हुआ है, पहले डिलीवरी हुई है, तो उनमें कोई जटिलताएं आई थी तो वहाँ पे इनमें से छांट के और निशान लगाते हैं। APH, एंटीपार्टम हीमोरेज। एंटीपार्टम हीमोरेज का मतलब जो कि प्रसव के समय, पिछले प्रसव के समय यदि प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लीडिंग हुई है तो उसे एंटीपार्टम हीमोरेज बोला गया। देन एक्लैम्पसिया। एक्लैम्पसिया मतलब झटके, मरी की झटके टाइप की एक बीमारी होती है, PIH। देन रक्त की कमी। रक्त की कमी का एक अलग से वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें रक्त की कमी को कैसे दूर किया जाए, कितने हीमोग्लोबिन पे कितना किस लेवल का एनीमिया है, सारा डिटेल है। उसके बाद बाधित प्रसव, PPH मतलब पोस्टपार्टम हीमोरेज। यदि प्रसव के बाद में हीमोरेज हुआ है, ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, तो वो LSCS, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, जिसको आम भाषा में ऑपरेशन कहते हैं। शिशु में जन्मजात दोष, शिशु में कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट है, जैसे वो पैदा हुआ जब उसके कोहट कटे हुए हैं, कैलेफ्ट लिफ्ट, कैलेफ्ट पैलेट बोलते हैं जिसको, तालू कटा हुआ है, उसके पैर आड़े हैं, तिरछे हैं, इस तरह का कोई भी जन्मजात रोग, काफ़ी सारे जन्मजात रोग होते हैं, दोष होते हैं, कोई अन्य। तो ये सब क्या दिखलाते हैं कि ये जो पूर्व में जो प्रसव हुआ था उसमें ये सब जटिलता आई थी, तो हो सकता है इस प्रसव में भी इस तरह की जटिलताएं हो। तो इनको HRP में रखा जाता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में, और इनका खास ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा तपेदिक, TB, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, दमा, अन्य, इनमें से भी यदि कोई रोग है तो भी हम इनको हाई रिस्क प्रेगनेंसी में रखते हैं। अब बात करते हैं प्रसव पूर्व टीकाकरण की। TT का जो टीका है उसकी यहाँ पे डेटें लिखी जाएगी। जांच, सामान्य अवस्था कि गर्भवती स्त्री सामान्य है या कोई बीमारी से ग्रसित है, दिल, फेफड़े, स्तन, इनकी जांचें। प्रसव पूर्व जांचें, यहाँ 4 जांचें लिखी हुई है प्रसव पूर्व, कम से कम यहाँ 1, 2, 3, 4 तिथि में डेट आएंगी, किस दिन जांच हो रही है, कोई समस्या, POG कितने सप्ताह का है प्रेगनेंसी, वजन, नब्ज की गति, रक्तदाब, पीलापन एनीमिया को दर्शाता है, सूजन एडिमा को दर्शाता है, पीलिया। इसके बाद आती है उदर जांच, पेट की जांच। पेट की जांच में भ्रूण की लंबाई सप्ताह में या सेंटीमीटर में, तो इसके लिए हमारी बुक्स में एक टेक्निकल फंडा है, उसके थ्रू हम भ्रूण की लंबाई पता करते हैं, आप बुक्स में चेक कर सकते हैं। बनावट, गर्भ की स्थिति, गर्भ की स्थिति और बनावट के लिए भी गर्भस्थ शिशु का हिलना डुलना, गर्भस्थ शिशु का कितना हिलता है कितना नहीं, कितने वो पैर मारता है, हिलता है, डुलता है, सामान्य है, ये वाली इस चीज़ की यहाँ बात हो रही है। देन गर्भस्थ शिशु की प्रति मिनट हृदय गति। देन PV यदि किया गया है तो गर्भस्थ शिशु की प्रति मिनट हृदय गति जो है वो फीटोस्कोप के थ्रू पता कर सकते हैं, उसका भी एक टेक्निकल प्रोसीजर है। देन PV पर वेजाइनल एग्जामिनेशन होता है, जो कि मेडिकल ऑफिसर या जो परफेक्ट होते हैं वो लोग कर सकते हैं। आवश्यक जांच, हीमोग्लोबिन, मूत्र एल्ब्यूमिन, मूत्र शर्करा। देन हस्ताक्षर, जो भी जांच कर रहे हैं जनरली ANM किया करते थे, अब सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी करते हैं या कोई मेडिकल ऑफिसर करते हैं वो लोग। देन अन्य जांचें, HIV, WR यहाँ VDRL टेस्ट के बारे में है, जो कि सिफिलिस बीमारी होती है उसके बारे में है, जो कि एक STD तरह का इन्फेक्शन है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। देन मूत्र की जांच, गर्भावस्था में मूत्र की जांच। देन HBsAg का मतलब है हेपेटाइटिस B है। देन ब्लड शुगर, OGTT से मतलब है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो उसका एक मेथड होता है जिसमें 100 ग्राम ग्लूकोज, 75 से 100 ग्राम ग्लूकोज पिलवा के, पहले ग्लूकोज पिलवाने से पहले शुगर नापा जाता है, उसके बाद ग्लूकोज पिलवाने के बाद में हर 1 घंटे बाद में 3 घंटे तक 3 बार शुगर नापा जाता है, और 180 या 190 से कम होना चाहिए, उस स्थिति में ही उसको सामान्य बोला जाता है। यदि इस तरह की सुविधा नहीं है तो सिंपल
जो RBS मेथड है ग्लूकोज मशीन से, वो भी करके और लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ नोट करके लिख दे इसी जगह पे कि ये सिंपल मशीन से किया गया जांच है। उसके बाद में आगे चलते हैं। जांचों के बाद में ये थी प्रसव पूर्व जांचें। जांचों के बाद में आगे चलते हैं पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 हमें बतलाता है कि यदि गर्भावस्था के समय कोई ऐसे लक्षण दिखाई दे जो कि खतरे के लक्षण है, जिनमें अस्पताल ले जाना है, तो उन लक्षणों के बारे में ये पेज नंबर 4 दिखलाता है। जैसे कि गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होना, या गर्भावस्था के बाद में अत्यधिक रक्तस्राव होना, तो ये APH को शो करता है, एंटीपार्टम हिमोरेज को शो करता है। उसके बाद में सांस लेने में कठिनाई होना रक्त की गंभीर कमी को दर्शाता है, जिसमें पीलापन भी आ जाता है शरीर में। देन गर्भावस्था अथवा प्रसव के दौरान तेज बुखार आना, दौरे पड़ना, धुंधला दिखाई देना, सिर दर्द, उल्टी, पूरे शरीर में सूजन, 12 घंटे से अधिक प्रसव पीड़ा। जैसे किसी को यदि प्रसव पीड़ा होने लगी है तो 12 घंटे हो गए हैं, प्रसव नहीं हो रहा है, प्रसव पीड़ा हो रही है, तो ये भी खतरे का लक्षण है। प्रसव पीड़ा के बिना ही पानी की थैली का फट जाना, तो जो पानी की जो थैली होती है, एमनियोटिक सैक जिसे बोलते हैं, वो जब फट जाती है बिना प्रसव पीड़ा के, तो क्या होता है कि उसके अंदर जो बच्चा जो होता है, जो अपने जो एलिमिनेट करता है मटेरियल्स को, स्टूल को, वो इंगेस्ट कर देता है, वो खा जाता है, वो खा लेता है। उससे क्या है, उसकी सांस की नली में वो अटकने की संभावना रहती है। तो इसलिए यदि इस तरह की संभावना हो तो क्या करते हैं, तुरंत अस्पताल ले जाके और डिलीवरी करवाना पड़ता है यहाँ पे। तो इसके बाद में बात आती है संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करें, संस्थागत प्रसव ही करवाएं। ठीक है, तो संस्थागत प्रसव करवा के साथ में क्या करेंगे, आशा एएनएम आंगनबाड़ी से संपर्क करेंगे, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाएंगे और मरीज को लाभ दिलवाएंगे। अस्पताल पहले से ही तय करके रखे कि किस अस्पताल में जाना है, यातायात की व्यवस्था करके रखे, और प्रसव के बाद में 48 घंटे तक अस्पताल में रहना सुनिश्चित करें। यदि घर में प्रसव की स्थिति बन रही है तो उसका स्थिति में स्वच्छ हाथ रखें, स्वच्छ जगह, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ ब्लेड, स्वच्छ नाभि नाल बांधने का स्वच्छ धागा, स्वच्छ नवजात शिशु के लिए स्वच्छ वस्त्र, इस तरह की व्यवस्थाएं रखनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 5 पे। तो पेज नंबर 5 आप देख सकते हैं, गर्भावस्था में मधुमेह से प्रभावित महिलाओं की जांच के लिए है। यदि किसी महिला को गर्भावस्था में यदि शुगर है, मधुमेह है, तो उनका रिकॉर्ड इस पेज नंबर 5 के पहली वाली टेबल में रखा जाएगा। यहाँ दिनांक, ब्लड शुगर इस तरह से मंथली या जब भी वो जांच करवाए तो यहाँ पे उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। उसके बाद में नीचा टेबल है, दी गई गोलियों की मात्रा एवं तिथि। आयरन, कैल्शियम और एल्बेंडाजोल की गोलियों का विवरण यहाँ लिखना है जब भी देंगे। उसके बाद में आयरन सुक्रोज चढ़ाने की तिथि एवं डोज। आयरन सुक्रोज उन महिलाओं को चढ़ता है जिनका गंभीर एनीमिया है, जो कि हमने पहले एक वीडियो डाली हुई है चैनल पे, इसी चैनल पे, तो आप जाके गंभीर एनीमिया के लक्षण कैसे पता लगाए, किस कंडीशन में कैसे मैनेज करना होता है, देख सकते हैं। तो आयरन सुक्रोज चढ़ाने की तिथि और डोज यहाँ लिखी जाती है। उसके बाद प्रसव के बाद देखभाल, प्रसव की तिथि, प्रसव का स्थान, प्रसव का प्रकार, नॉर्मल है, इंस्ट्रूमेंटल है, सिजेरियन है। ठीक है, तो ये सारी जो फॉर्मल डिटेल्स होती है वो यहाँ भरी जाती है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो आप नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं प्रसव के बाद की जांचें हैं। ये प्रसव होने के बाद की जांच में पहला दिन, तीसरा दिन, 7वां दिन और छठा सप्ताह, इस तरह से प्रसव के बाद की जांचें। यदि प्रसव के बाद में पहले दिन में कोई समस्या, पीलापन, नब्ज की गति, रक्तदाब, तापमान, स्तनों की जांच नरम है, सख्त है, चुच्चुक, गर्भाशय पीड़ा, रक्तस्राव, लोकिया का मतलब जो ब्लीडिंग होती है डिलीवरी के बाद में, हल्की, वो कैसी है, स्वस्थ है या उसमें स्मेल आ रही है, तो मतलब इन्फेक्शन है वहाँ पे। ठीक है, एपिसियोटोमी या टीयर, यहाँ पे इसका मतलब क्या है,
टाँके, जिन्हें हम सीधे शब्दों में बोले तो टाँके हैं, वो स्वस्थ है। टाँके हमेशा लाल होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, वो इन्फेक्शियस नहीं होने चाहिए। इनमें पस निकल रहा हो तो इसका मतलब वो वहाँ पे इन्फेक्शियस हो, वहाँ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। परिवार कल्याण परामर्श दिया है, नहीं दिया है, या और कोई परेशानी, अन्य कोई परेशानी, तो यहाँ रेफ़र करना है यदि अन्य कोई परेशानी होगी तो। उसके बाद आती है एचआरपी वाली महिलाओं की पहचान। जटिल गर्भवती महिलाएं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली। तो कौन कौन होती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली? यदि उनमें से कोई है ये, तो वहाँ पे हमें टिक लगाना है। जैसे फर्स्ट 2 या 2 बार से अधिक बार बच्चा, किसी का कच्चा बच्चा गिर गया हो, कच्चा बच्चा का मतलब अबॉर्शन हो गया हो गर्भकाल के दौरान ही। दूसरा है बच्चा पेट में मर गया हो, मरा हुआ पैदा हुआ है, तुरंत मरते ही पैदा हो गया हो। कोई विकृत बच्चा पैदा हुआ प्रसव के दौरान, या बाद में अत्यधिक खून आया हो, प्रसव बड़े ऑपरेशन से हुआ हो। उसके बाद में हाई ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, टीबी, पीलिया, हाइपोथायराइड। इसके अलावा गंभीर एनीमिया, ब्लड प्रेशर कितना 140 ऊपर का और 90 नीचे का, सिस्टोलिक 140 और डायस्टोलिक 90 से अधिक यदि है तो वो एचआरपी है। बच्चा यदि आधा, तिरछा या उल्टा आता है पर एब्डोमिनल जांच में या अल्ट्रासाउंड में तो। चौथे महीने के बाद खून चलना, चौथे महीने के बाद में खून चलना और गर्भावस्था में डायबिटीज़ का पता चलना, एचआईवी या डब्ल्यूआर पॉजिटिव होना, ये सब हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लक्षण है, तो यहाँ पे टिक करना है। देन आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये आ गया बच्चे का टीकाकरण का कार्ड। टीकाकरण का कार्ड देखिए ऊपर प्रसव पूर्व जांचें हैं, ये गर्भवती माता का टीकाकरण कार्ड हो गया। इसके अलावा ये जांचों का कार्ड हो गया, नीचे नीचे बच्चे का कार्ड हो गया। बच्चे को जन्म के समय जो खुराकें लगी, 1.5 माह, 2.5 माह, 3.5 माह, 9 माह, 16 से 24 माह के बीच में, और 5 से 6 वर्ष के बीच में, 10 वर्ष के बीच में, 16 वर्ष के बीच, 16वें वर्ष पे। और ये विटामिन ए की खुराक, 9 खुराक है विटामिन ए की, 24 से 60 महीने के लिए। तो ये टीकाकरण का कार्ड हो गया। तो इससे पता लग सकता है कौन सा टीका लग गया है और कौन सा टीका, जो ऊपर यहाँ देख सकते हैं, जैसे एक हमें कॉलम लेते हैं फर्स्ट बीसीजी वाला, बीसीजी वाले में ऊपर डेट लिखी जाएगी जिस दिन वो टीका लगा है, ठीक है, और जिस दिन वो टीका लगना है, और नीचे डेट लिखी जाएगी जिस दिन वो टीका लगा है, जिससे कि ये पता लग जाएगा कि जो गर्भवती, जो बच्चे की माता है, परिवार वाले, उन्हें ये पता लग जाएगा कि इस दिन टीके लगवाने जाना है। जैसे मान के चलिए हमें ओपीवी की डेट देनी है उन्हें, तो ओपीवी की डेट ऊपर लिख देंगे कि इस दिन ये टीका लगना है, ठीक है, मतलब वो डेट हम यहाँ डाल देंगे, जिस दिन टीका लगेगा उसकी डेट नीचे लग जाएगी। यहाँ हर कॉलम, हर उसमें 2 कॉलम है, आप देख सकते हैं, एक कॉलम ऊपर, एक कॉलम नीचे। इसलिए आगे चलते हैं। अब आता है, ये लड़की के लिए है, जो यदि किसी के लड़की है तो उसकी ग्रोथ का किस तरह से पता लगा जाएगा। ग्रोथ का मतलब बच्चे का जो वजन है वो उसकी उम्र के अनुसार बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो आप देखिए यहाँ नीचे से और ऊपर की तरफ जो लाइन जा रही है 1 से और 17 तक, और एक लाइन है ऊपर जो लंबाई से ऊपर, लंबाई से चौड़ाई में जो बनी है 1 से और 3 साल तक। तो मान के चलिए जैसे हम लेते हैं ऊपर से नीचे वाली लाइन में नीचे नीचे वाले कॉलम को देखते हैं, जो बड़ा कॉलम है उसके जस्ट ऊपर जो छोटा कॉलम है उसको, तो वहाँ एक, यानी कि जब बच्चा 1 महीने का है तब यदि यहाँ पे वज़न कितना आ रहा है, 1 किलो या 2 किलो, ठीक है, ये नीचे, ये जो ऊपर से नीचे जो लाइन है वो वज़न को शो कर रही है। तो बच्चे का वज़न यदि 2 किलो से कम है, 2.5 किलो से कम है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडिश कलर का हो रहा है, लाल कलर का, मतलब ये खतरे का चिन्ह है। यदि 2.5 किलो से ऊपर आ रहा है, 3 किलो के आसपास, तो बच्चा स्वस्थ है, और 4 किलो तक भी बच्चा स्वस्थ है, 3.5 किलो तक, 4 किलो तक बच्चा स्वस्थ है, ठीक है। इस तरह से अभी यदि हम मान के चले हमारे पास कोई 1 साल का बच्चा आया है ना, और उसकी हमने बच्चे का वज़न किया और हमें बच्चे का वज़न मिला 8 किलो, तो क्या हम उस बच्चे का वज़न सही है या
सही नहीं है उसकी उम्र के अनुसार। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं ऊपर वाली लाइन में जो 1 साल यहाँ लिखा हुआ है उस पे। उसके बाद में हम उसी लाइन को पकड़ के नीचे आते हैं और 8 किलो वजन पे, 8 वाले पे, वजन वाला जो सेक्शन है इसके 8 पे देखते हैं तो यहाँ पे हरा वाला आ रहा है। हरे का मतलब ये हुआ कि वो स्वस्थ है। यदि वो पीला आता तो हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको खतरे की चिन्ह मान सकते थे, ठीक है। और यदि वो रेड पे आता तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अत्यधिक खतरनाक यहाँ पे समझ सकते थे। तो इसको हम हर महीने जब भी बच्चा आते हैं या हर महीने या जब भी बच्चा आए, जब भी वजन करे तो वहाँ डॉट डॉट लगाते हुए चले और एक लाइन बनाते हुए चले, जिससे ये पता लग जाएगा कि बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है वो सही हो रही है या गलत हो रही है, ठीक है। तो लड़के और लड़के की ग्रोथ में थोड़ा सा अंतर होता है। ये लड़की का चार्ट है और ये लड़के का चार्ट है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा अंतर यहाँ पे मिल सकता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता, एक ही जैसा होता है दोनों चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में अब चलते हैं और भी हम आगे। अब आगे हम एक डेवलपमेंट वाले चार्ट पे। डेवलपमेंट वाले चार्ट में आप देख सकते हैं ग्रोथ का मतलब हुआ कि उसके वजन में विकास होना, उसके शरीर में विकास होना। डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि उसके मस्तिष्क का विकास होना, उसके मस्तिष्क से संबंधित कार्यों का विकास होना, ठीक है। तो मस्तिष्क से जुड़ी हुई प्रक्रियाओं का उसका विकास होना, ये थोड़ा सा अंतर ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, वृद्धि और विकास में होता है। तो देखिए यहाँ 0 से 6 माह, 0 से 3 माह, 3 से 6 माह, 3 चीज़ें बनी हुई है। तो यहाँ पे 6 महीने तक के बच्चे में क्या क्या चीज़ें डेवलप हो जानी चाहिए उन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि 0 से 6 माह में ये पहले कॉलम में, पहली लाइन में, पहले कॉलम में लिखा है कि करना क्या है माँ को, बच्चे को कैसे उसे देखभाल करनी है। तो देखते हैं। केवल स्तनपान देना है, जन्म के तुरंत बाद स्तनपान देना प्रारंभ करें 1 घंटे के अंदर। 6 महीने तक केवल स्तनपान कराएं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इसे बोला जाता है। पानी भी नहीं पिलाते हैं, केवल बच्चे को हमेशा 6 महीने तक दूध ही दूध, माँ का दूध पिलाता जाता है। कोई अन्य खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, यहाँ तक कि पानी भी ना दे। बच्चा जितनी बार चाहे उतनी बार स्तनपान कराए, दिन और रात में स्तनपान कराए, ठीक है। उसके बाद में आते हैं 0 से 3 माह में। 0 से 3 माह में क्या कर सकते हैं बच्चे के साथ, उसकी आंखों में देख के खेल सकते हैं, बच्चे को सुने, महसूस करे। और अब देखिए 0 से 3 माह में बच्चा क्या करने लग जाएगा। जब हम उनसे कुछ बोलेंगे तो वो मुस्कुराएगा, वो जब उसे कोई चीज़ दिखाएंगे, रिबन या कुछ भी, तो वो उसकी तरफ देखेगा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ निकालना प्रारंभ कर देता है। अब देखिए बच्चा 3 से 6 माह का है तो क्या क्या प्रतिक्रियाएं करेगा। बच्चे को बड़ी और रंग बिरंगी वस्तुएं दे जिससे वे देखे और पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए। तो कुल मिला के यहाँ बच्चा हाथ बढ़ाता है किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए इस उम्र में, ठीक है। बच्चे को सीधा पकड़ने पर सिर को स्थिर रखे। 6 महीने तक के बच्चे को हमें सिर को थोड़ा सा स्थिर रखना चाहिए क्योंकि गर्दन उनकी तब तक नहीं संभलती है, ठीक है। बच्चा को कोई भी कुछ बोले तो वो क्या मुड़ता है या नहीं मुड़ता, वो उसको मुड़ना चाहिए, ये विकास उसका हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये विकास बच्चे में हो जाना चाहिए 6 महीने तक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मोबाइल को इसी हिसाब से एडजस्ट करना। 6 से 12 माह की बात। अब बच्चा 6 महीने से लेकर 1 साल का हो गया तो उसमें क्या क्या विकास संबंधित लक्षण आ जाने चाहिए। तो पहले तो बात करते हैं कि आहार में क्या दें उसे। 6 महीने के बाद में हम बीनिंग स्टार्ट करते हैं। बीनिंग का मतलब अब उसे हम दूध से धीरे धीरे खाने पे लेके आते हैं, उस प्रोसेस को बीनिंग कहते हैं। तो 6 महीने के बाद में क्या क्या चीज़ें खिलाया। बच्चे के दांत अभी विकसित नहीं हुए हैं तो वो ऐसा तो है नहीं कि रोटी चबाने लग जाएगा, तो क्या करेंगे उसको, फिर कुछ भी हम दे रहे हैं उसको इस तरह से देगा उसको चबाना नहीं पड़े, मुलायम हो, मसली हुई अनाज हो, दालें हो, सब्जी हो, फल हो, ये सब मसल के दे सकते हैं। उनकी जैसे फलों की प्यूरी बना के, सारे 3-4 फल मिला दिए, उनको पीस दिया और उनकी प्यूरी बना ली, जिसमें जैसे सेब, केला और चीकू, ये सब, इन सबको मसल के और इनकी एक प्यूरी बना दी, वो खिला दिया। दालें मिला दी 2-3 तरह की, वो खिला दिया। सब्जियां मसल के खिला दी, उबाल के खिला दी, आलू उबाल के खिला दी। इस तरह की चीज़ें खिला सकते हैं जिसको वो आसानी से निगल सके,
ठीक है, धीरे धीरे उनका गाढ़ापन बढ़ाते जाएं। जब बच्चा भूखा हो तो उसके समझे और उसके अनुरूप ही उसे खाना दे। ठीक है, बच्चे को 4-5 बार कम से कम आहार दे और स्तनपान भी जारी रखे। भाई वीनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप स्तनपान बंद कर दें। स्तनपान बच्चे को कम से कम 2 साल तक आप करवाते रहिए, उसके साथ में ही ये खाद्य पदार्थ देते रहिए। आगे बढ़ते हैं, बच्चे क्या प्रतिक्रियाएं करेंगे 6 से 12 महीने तक। बच्चे वस्तुओं को पकड़ सकते हैं, उनसे आवाज़ करने वाली वस्तुओं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनको बजाएंगे, छुपम छुपाई गेम खेल लेते हैं। इस उम्र में बच्चे तो बच्चों के साथ हम खेल सकते हैं जिससे वो थोड़ा सा अट्रैक्ट रहे और उनकी ग्रोथ जो है, उनकी डेवलपमेंट होती रहे। बच्चे लिटाने पर उठकर बैठ जाते हैं उस उम्र में। उनको यदि हम कोई चीज़ रखें, छोटी छोटी चीज़ें, तो वो उनको उठा सकते हैं उंगलियों से। बच्चा बिना सहारे के बैठ सकता है 6 से 12 माह की उम्र तक, है ना। एक उम्र में 1 साल के बच्चा उम्र में हो जाए तो सीधा खड़ा हो सकता है। कुछ बच्चे चलने भी लग जा सकते हैं, तो हाथ हिला सकते हैं, पापा मम्मा इस तरह वो कह सकते हैं। तो इस तरह के 6 से 12 महीने के बच्चे में हमें लक्षण डेवलपमेंट के देखने होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है 1 से 2 साल का बच्चा हो गया है तो क्या लक्षण उसके अंदर, क्या विकास के लक्षण आ जाने चाहिए। देखिए पहले तो बात करते हैं क्या आहार देना है 1 से 2 साल के बच्चों को। तो बच्चे को पारिवारिक आहार सहित जो भी हम परिवार में खाते हैं सारी चीज़ें दे सकते हैं। कलर्ड फूड दे हम उसे, रंग बिरंगे, नारंगी, पीले कलर की नारंगी, ठीक है, इस तरह से साफ लाल कलर का सेब, तो उससे वो थोड़ा सा फूड की तरफ अट्रैक्ट होगा। दूध से बने पदार्थ दे, दही, मक्खन या पनीर, इस तरह की चीज़ें दे। बच्चे को दिन में कम से कम 5 बार खाना खिलाए। अलग उसको खाने के लिए बच्चे को हमेशा एक अलग बर्तन दे खाने के लिए, जिससे कि ये पता लगा सके कि बच्चे ने कितना खाया, क्या आहार पूरा ले रहा है या नहीं ले रहा है। ठीक है, और उसके साथ बैठे रहे, उसकी खाना ख़त्म करवाने में मदद करे। और बच्चे को जैसा कि हमने पहले बताया कि 2 साल तक स्तनपान कम से कम कराए और आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो फिर आगे बात करते हैं अब बच्चा क्या क्या कर सकता है इस उम्र में, क्या लक्षण है उसके डेवलपमेंट के। तो देखिए, जैसे बच्चा एक चीज़ को उठा के दूसरी जगह पे रख सकता है, छोटी छोटी चीज़ों को, तो उस तरह के उसे खेल भी दे सकते हैं। बच्चा अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है, अच्छी तरह चल सकते हैं 1 से 2 साल की उम्र में। ये खड़े हो सकते हैं, शब्द बोल सकते हैं, पानी, ठीक है, घर के कामों की नकल करते हैं उस उम्र में बच्चे। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चे करते हैं और इस तरह के हमें डेवलपमेंट विकास के लक्षण हम उनके अंदर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 साल से 3 साल के बच्चों के लिए। 2 साल से 3 साल के बच्चे, पहले बात करते हैं खाने देने की। तो वही खाना आपको जैसे सिस्टम, कम कम खाना 5 बार दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बच्चों की खाना खाने में मदद करें और बच्चों में कुछ अच्छी आदतों का विकास इस उम्र में करवाए। जैसे कि उन्हें बोले कि अपना हाथ धोए, तो उनके अंदर ये आदत डेवलप होगी हाथ धोने की। ठीक है, उसके बाद में बच्चों को छोटी छोटी खिलौने खेलने के लिए दे सकते हैं, उनको कहानियाँ सुनाएं, गाने सुनाएं, जी खेल खिलाएं। इस तरह की उम्र में वो बच्चे उनको इन चीज़ों को पसंद करते हैं। अब देखिए बच्चों में विकास के क्या लक्षण आ जाने चाहिए। बच्चे कलर को इस उम्र में पहचानने लग जाते हैं। बच्चे अपने आप अपने हाथों से खाना खाते हैं, खा सकते हैं, थोड़ा बहुत वो फैला देते हैं, लेकिन वो खा सकते हैं अपनी उंगलियों से। जैसे हम उनसे पूछे कि बेटा आपका नोज़ कहाँ है, तो वो बता सकते हैं इस उम्र में। कम से कम 2 3 4 अंगों को वो बता सकते हैं। ठीक है, सीधी लाइन खींच सकते हैं बच्चे, और अपने आप हाथ धो सकते हैं, 3 4 वस्तुओं के वो नाम बता सकते हैं। तो इतना विकास उनका इस उम्र में 3 साल तक हो जाता है। यदि विकास में कोई कमी लगती है तो हमें शिशु रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए, पीडियाट्रिशियन से संपर्क करना चाहिए, और विकास के लिए जो भी मेजरमेंट बताए जाएं उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थी बात मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड की। जब भी आप अस्पताल जाएं तो इस कार्ड को अवश्य लेके जाएं। ठीक है, और यहाँ कुछ चीज़ें और लिखी हुई, जैसे जब भी किसी के नवजात बच्चा हो तो नवजात शिशु की देखभाल भी बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें नवजात शिशु को हमेशा गर्म रखे। गर्म का मतलब उसे
माँ से चिपका के रखे जिससे उसके अंदर गर्मी बनी रहे। ठीक है, बच्चे को तुरंत स्तनपान कराए 1 घंटे के अंदर अंदर। बच्चे को 6 महीने तक दूध पिलवाएं। शिशु को 48 घंटे तक नहीं नहलाना चाहिए, नहीं तो उससे उसको ठंड लगती है। तो बच्चे को 2 दिन तक कम से कम हमें नहीं नहलाना चाहिए। ठीक है, नाल जो होती है बच्चे की पेट पे लगी हुई, जो कट होती है, तो उसको गीला नहीं होने देना चाहिए, उससे इन्फेक्शन हो सकता है। शिशु को बीमार लोगों से दूर करें, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, तो उनको बीमार लोगों से दूर रखें। बच्चे का वजन ज़रूर करें। ठीक है, बच्चे का वजन यदि 2.5 किलो से कम है तो उसकी विशेष देखभाल करें। इसके अलावा खतरे के कुछ लक्षण हैं नवजात शिशु के, जैसे यदि वो स्तनपान नहीं कर पा रहा है तो वो खतरे का लक्षण है, क्योंकि वो कमज़ोर हो जाएगा। शिशु रो रहा है, सांस लेने में कठिनाई आ रही है, तो हो सकता है कोई चीज़ अटकी हो, कोई समस्या हो। हथेली या तलवे उसके पीले हो रहे हैं, छूने पे वो ठंडा लग रहा है या बुखार आ रहा है, और सोच में उसके खून आ रहा है, दौरे पड़ रहे हैं, सुस्त अधिक है, बेहोश रहता है, तो ये सब बच्चे के खतरे के लक्षण हैं। तो इस स्थिति में भी शिशु रोग विशेषज्ञ को तुरंत दिखवाना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आप जो भी टॉपिक रिक्वायर करना चाहें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, जिससे कि हम इस तरह की वीडियोस के लिए मोटिवेट होते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।